हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी आरआरबी टेक्नीशियन, जिसमें हम अपने बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल। तो सेल को पढ़ने से पहले हम अपने बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने इतनी इजी कंटेंट में इसे क्लियर किया है या इसे तैयार किया है कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। और बायोलॉजी से जितने भी नंबर आपके बनते हैं या जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो हमारी क्लासेस से आपको मिलेंगे। तो हम सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसका सिलेबस है वो क्या है। तो सिलेबस के बारे में जो हम देखते हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो हमारे लगभग ये 6 से 7 टॉपिक हैं जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बायोलॉजी से दे रखे हैं, जहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो हमारा पहला है जीवन की मूल इकाई कोशिका। सबसे पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ना है, फिर मानव शरीर के अंतर्गत श्वसन, पाचन, प्रजनन, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। पादप जीव विज्ञान, खाद्य संसाधनों में सुधार, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, और लास्ट में हमारा पर्यावरण। इन सभी टॉपिकों के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना, और जितने भी प्रश्न बायोलॉजी से बनेंगे वो इन्हीं टॉपिकों से ही बनेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं कि जीवन की मूल इकाई क्या है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि जीवन की मूल इकाई क्या है। तो जो एक मिनट रुकिए, तो हमारा जो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जीवन की मूल इकाई क्या है। तो जीवन की मूल इकाई जो है वो है कोशिका। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जीवन की मूल इकाई क्या है। तो जीवन की मूल इकाई हमारी कोशिका है। अब इसके हम कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। जो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। जो कोशिका होती है, कोशिका का अध्ययन जो हमारा वो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की थी वो थे हमारे रॉबर्ट हुक महोदय। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, वो भी 1665 ईस्वी में, जो कि एक मृत कोशिका में उन्होंने देखा था। उस कई बार पूछा जाता है कि उस कोशिका का क्या नाम था जिसमें उन्होंने देखा था। तो वो कार्क की कोशिका थी। आप लोग इसे लिख लीजिए कि कार्क की कोशिका में उन्होंने देखा था। फिर हमारा यहाँ से जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो ल्यूवेनहॉक ने 1647 ईस्वी में की थी। और यहाँ से एक पॉइंट होता है कि कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन और स्वान ने 1838 से 39 में प्रस्तुत किया था। इनका जो सिद्धांत था उसके अंदर यह इन्होंने बताया कि जो हमारा शरीर होता है वो कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप यह नई कोशिकाओं से का निर्माण होता है। जो इनके सिद्धांत में कहा गया वो था नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं से होता है। तो हम आगे अब देखते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका जो होती है वो कोशिका जीव की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। जीव की जो कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है। जो जीव का शरीर होता है वो किससे बना हुआ होता है? तो वह कोशिका से बना हुआ होता है। कोशिका शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि शरीर के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई पाई जाती है वो कौन सी है, तो वो हमारी कोशिका होती है। और फिर हम आगे इसके नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं कि कोशिका जो होती है कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका जो हमारी होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से ही हमें पता चलता है कि प्रोकैरियोटिक मतलब प्राचीन टाइम में पाई जाने वाली कोशिका। कैरियोटिक का अर्थ होता है केंद्रक, या प्रो का होता है जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। जिसमें केंद्रक एब्सेंट होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। लेकिन जब यूकैरियोटिक की बात है उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आखिर क्या है, उसमें डिफरेंस क्या होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। तो जो प्रोकैरियोटिक उसमें है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। इसमें इसका जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसमें क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। अगर क्रोमैटिन बन पाए तो जो गुणसूत्र हमारा होता है, जो डीएनए हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। डीएनए हमारा इस तरह पाया जाए, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन ना होने की वजह से जो हमारा डीएनए है वो एक धागे या सूत्र की तरह पड़ा रहता है। कोशिका के अंदर धागे या सूत्र की तरह हमारा डीएनए पड़ा रहता है। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें अविकसित कोशिकांग होते हैं। इसमें अल्प विकसित या फिर अविकसित कोशिकांग होते हैं जो कि पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं। उदाहरण में जैसे हमारा बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल,
इनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक जो कोशिका, इसमें पूर्ण विकसित डीएनए, पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट आदि। और इसमें डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन युक्त पाया जाता है, इसलिए इसका डीएनए कुछ इस प्रकार का होता है, एक दूसरे से लपेट के माध्यम से होता है। जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है यह भी हमारी दो प्रकार की होती है, जिसमें हमारी पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो होती है आखिर यूकैरियोटिक है, इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग होते हैं, जबकि डीएनए भी हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। तो इसमें आखिर डिफरेंट क्या होता है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका है? पादप कोशिका नाम से पता चलता है कि पादप कोशिका जो पादपों में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं या पादपों के निर्माण में भाग लेने वाली जो कोशिकाएं उन्हें हम पादप कोशिका कहते हैं, लेकिन वही जंतुओं में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उसे हम जंतु कोशिका कहते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। पहले फिगर से हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देख लेते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक, मैंने बताया भी कि हिस्टोन रहित डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। इसकी वजह से देख सकते हैं कि आप ये धागे नुमा संरचना में पड़ी, ये डीएनए है, इसका आनुवांशिक पदार्थ है जो कि डीएनए है। इसमें साइटोप्लाज्म फ्लैजिला, उसमें मूव के लिए फ्लैजिला नामक संरचना पाई जाती है, जिससे कि जो कोशिका है वो मूव कर सके, चल सके। और ये कैप्सूल नुमा संरचना होती है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। जबकि हम इधर आ जाते हैं यूकैरियोटिक में, इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इसमें सब पूर्ण विकसित होते हैं। जबकि यहाँ पर देखते हैं जब हम, तो जो हमारा डीएनए है वो धागे नुमा है, और जब इधर आ जाते हैं हम यूकैरियोटिक में, उसमें देखते हैं कि जो केंद्रक है वो पूरी तरह से विकसित है। जो हमारा केंद्रक वो पूरी तरह से विकसित, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र या डीएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चल लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। तो जब हम इसके बारे में देखते हैं कि जो हमारे शरीर में पाए जाने वाली जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, उसमें देखते हैं इन दोनों में अंतर की कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है, लेकिन जंतु कोशिका या एनिमल सेल में अब्सेंट होती है, ये अब्सेंट होती है। कोशिका झिल्ली जो हमारी होती है, कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में प्रेजेंट होती है। सेंट्रोसोम जो हमारा होता है वो पादप कोशिका में एब्सेंट होता है, जबकि जंतु कोशिका में प्रेजेंट होता है। रिक्तिका दोनों में पाई जाती है, लेकिन इसमें मध्य में पाई जाती है, पादप कोशिका में मध्य में पाई जाती है और जंतु कोशिका में किनारे की साइड में पाई जाती है, छोटी पाई जाती है और किनारे की साइड में होती है। हरित लवक जो होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। फिर हम आगे देख लेते हैं, इसके फिगर के माध्यम से इन दोनों को समझ लेते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। तो इनके बारे में जब हम फिगर से देखते हैं तो थोड़ा बड़ा करके हम आपको दिखाते हैं। पहले पादप कोशिका के बारे में देख लेते हैं, फिर हम जंतु कोशिका के बारे में। एक मिनट, तो यहाँ से देखते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका में जो ये बाहरी लेयर हमारी पाई जाती है, ये हमारी कोशिका भित्ति कहलाती है, जो कि कठोर होती है। बाहरी जो कोशिका होती है उसे सुरक्षा प्रदान करती है, किसी प्रकार की क्षति या नुकसान ना हो इसलिए उसे सुरक्षा प्रदान करती है, और यह अत्यंत कठोर होती है। आप देख सकते हैं पेड़ पौधों में जो बाहर की लेयर होती है काफ़ी कठोर होती है। और उसके बाद जब हम देखते हैं इसके बाकी भाग के बारे में, हम देखते हैं जो इसके अंदर की तरफ दिखाई दे रही है, ये अंदर की तरफ जो दिखाई दे रही है इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कि पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। ये पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। फिर आगे हम इसके बाकी नेक्स्ट पॉइंटों के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारे बाकी पॉइंट्स हैं उसमें देखते हैं कि केंद्रक इसमें भी प्रेजेंट है। केंद्रक जो होता है कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। जो केंद्रक होता है कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। और हम देखते हैं इसमें एक बड़ी रिक्तिका होती है, जो मैंने बताया कि रिक्तिका इसमें जो होती है एक मध्य में और बड़ी होती है, सब बीचों बीच में पाई जाती है, जो बड़े आकार की होती है। लेकिन वही हमारी जंतु कोशिका में जो होती है वो एकदम छोटी सी पाई जाती है, साइड में, या फिर एब्सेंट भी हो सकती है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। यहाँ से हमारे नेक्स्ट पॉइंट वो है कोशिका द्रव्य हैं। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी विकसित होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट होते हैं जो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पाई जाती हैं। जैसे इसमें देखते हैं हम जब, तो हरित लवक जो होता है हमारा,
हरित लवक जो है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता या एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अब हम एनिमल सेल के बारे में देख लेते हैं। एक मिनट किया। हम एनिमल सेल के बारे में जब देखते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें सभी जो प्लांट सेल में पाई गई वो एनिमल सेल में भी पाई जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे में अपोजिट होती हैं या एक दूसरे में नहीं पाई जाती हैं। जैसे लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम हमारा जो है वो एनिमल सेल में पाएगा, प्लांट सेल में नहीं, लेकिन हरित लवक प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं। तो कुछ चीज़ें जो दोनों में कॉमन है, जैसे कोशिका झिल्ली प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम और जो भी है गोल्गी अपरेटस, ये सभी दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आखिर अंतर क्या है? तो मैंने जो भी बताया वही अंतर है, लेकिन हम यहाँ दूसरे डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि यहाँ पर अंतर क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, डायग्राम के बारे में मैंने बता दिया, तो यहाँ से इसके मेन अंतर को हम देख लेते हैं कि क्या इसमें होता है क्या नहीं होता है। तो जो कोशिका भित्ति है वो उपस्थित प्लांट सेल में उपस्थित होती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वो एब्सेंट होती है। लवक जो होता है जिसे हम हरित लवक कहते हैं या प्लांट सेल में उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। रिक्तिका बड़ी होती है, केंद्रकीय होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में छोटी होती है, अस्थायी एवं कभी कभी अनुपस्थित भी हो सकती है। तारक काय जो होता है जिसे हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम जो होता है उच्च पादपों में अनुपस्थित होता है, निम्न पादपों में पाया जा सकता है लेकिन उच्च पादपों में अनुपस्थित होता है। लेकिन वही एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। आकार जो होता है प्लांट सेल का आकार निश्चित होता है, आयताकार होता है, लेकिन जंतु कोशिका जो है उसका अनिश्चित होता है, गोल या अंडाकार हो सकता है। केंद्रक की जो स्थिति है परिधि की ओर होती है, केंद्रक की स्थिति परिधि की ओर होती है प्लांट सेल में, और जो एनिमल सेल है इसमें केंद्रक की उपस्थित बीच में होती है, जिसे केंद्र में बोलते हैं। जो प्लांट सेल में उसमें भोजन को जो संचय होता है स्टार्च के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में जंतु एनिमल सेल में पाया जाता है। ये पॉइंट यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भोजन का संचय प्लांट सेल में किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन वहीं पर जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कुछ और भी पॉइंट इसमें, कोशिका विभाजन जो होता है प्लांट सेल में सेल प्लेट के द्वारा होता है, लेकिन जंतु कोशिका में क्लीवेज के द्वारा होता है। ऊर्जा का उत्पादन जो है दोनों ही सेलों में ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। हम आगे की जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें हम इसके कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके पूरे कोशिकांगों के बारे में हम अगली वीडियोस में कर लेंगे। और यहाँ से हमारा आप लोगों से एक क्वेश्चन भी रहेगा कि रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक थी उसका क्या नाम है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों के पास भी ये चीज़ें पहुँच सकें, उनको भी पढ़ने में सहायता मिल सके। आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके कुछ क्वेश्चनों के बारे में भी हम देख लेते हैं, साथ साथ में थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी होते रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को सेरोलॉजी, साइटोलॉजी, कवकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो जिसका हमारा करेक्ट आंसर वो रहेगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कोशिका की खोज किसने की। तो जो कोशिका की खोज है इसका हमारा करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, जो कि मृत कोशिका थी, लेकिन सबसे पहले इन्होंने किया था, इसलिए इन्हीं का नाम आता है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो मैंने पहले ही बताया कोशिका 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त नहीं होता। कौन सी ऐसी कोशिका जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त नहीं होता है। तो इसके बारे में मैंने बताया कि जो डीएनए होता है हिस्टोन प्रोटीन युक्त जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका, केंद्रक, इनमें से कोई नहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन रहित तो होता है, जो कि मैंने बताया कि वो धागे नुमा संरचना की तरह पड़ा हुआ होता है कोशिका के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो जो कोशिका सिद्धांत है वो हमारा स्लाइडन और स्वान ने प्रस्तुत किया था। इसमें और भी जो ऑप्शन है उसके बारे में जो देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन जो हैं उन्होंने केंद्रक की खोज की थी, लोवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, फ्लेमिंग जो है ना वो उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर वो है स्लाइडन और स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्वेश्चन बनता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है।
तो वो हमारी कोशिका है। न्यूरॉन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनमें से कोई नहीं है जो कि इसका करेक्ट आंसर है कोशिका। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। हम टॉपिक को भी करेंगे और साथ साथ में उसके क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करते चलेंगे, जिससे कि लास्ट में हमें सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।